हेलो एंड वेलकम टू शानवी स्टडी सर्कल। सो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का पहला चैप्टर हिस्ट्री का, फ्रेंच रेवोल्यूशन। इन दिस वीडियो वी हैव कवर्ड ओनली द फर्स्ट 3 यूनिट्स, यूनिट 1, 2 एंड 3। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक इन शॉर्ट अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को समझना चाहें तो हम कैसे समझेंगे इसको देख लेते हैं। सो फ्रेंच रेवोल्यूशन कुड बी डिस्क्राइब्ड एज द सीरीज ऑफ social and political changes that took place in France between 1789 to 1999, जिसकी वजह से यहाँ पे अबॉलिशन देखने को मिलता है मोनार्की का, और फाइनली कहानी ख़त्म होती है जा कर के राइज़ ऑफ नेपोलियन से पे। ठीक है। इसके अलावा फ्रेंच रेवोल्यूशन से आपको मतलब हमको देखें तो आइडियल्स, फ्रीडम, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी जैसे आइडियल्स मिलते हैं दैट हैव इंस्पायर्ड number of political movements in France and other parts of Europe. Okay. अगला जो टॉपिक है हाउस ऑफ बर्बन, क्योंकि जब हम 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पे लुइस 16 का जिक्र आता है, और लुइस 16 जो है बर्बन डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, तो इसीलिए बर्बन डायनेस्टी के बारे में जानना थोड़ा ज़रूरी है। उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी दी गई, इसको समझ लेते हैं। सो हाउस ऑफ बर्बन जो है ये एक डायनेस्टी है जो ओरिजिनेट होती है किंगडम ऑफ फ्रांस में एज अ ब्रांच ऑफ कैपेशियन डायनेस्टी, जो कि बर्बन डायनेस्टी से पहले यहाँ पे रूल कर रही थी। ठीक। तो कैपेशियन डायनेस्टी वाज अ रॉयल हाउस ऑफ फ्रांस बिफोर बर्बन डायनेस्टी। बर्बन किंग्स ने रूल किया फ्रांस के ऊपर और नवारे के ऊपर 16th सेंचुरी में। ठीक है। इन्हीं की एक ब्रांच जो है डिसेंड होकर के फ्रेंच बर्बन से ही निकल करके जो है स्पेन पहुंच जाती है 18th सेंचुरी में, और वहाँ पे वो करंट जो स्पेनिश रॉयल फैमिली है वो एक्चुअली में बर्बन की ही एक चेन है। ठीक है। स्पेनिश बर्बन रूलर्स जिन्हें कहा जाता है। रॉयल बर्बन्स की शुरुआत होती है, ओरिजिनेशन होता है 1272 में, जब जो रॉबर्ट जो कि सबसे यंगेस्ट सन थे लुइस 19 जो कि कैपेशियन किंग हैं फ्रांस के, कैपेशियन डायनेस्टी के किंग थे फ्रांस में, जिन्होंने 1226 से लेकर के 1270 तक रूल किया। इनके बेटे, सबसे छोटे बेटे रॉबर्ट की शादी होती है, ही गॉट मैरिड टू द हायरेस्ट ऑफ लॉर्डशिप ऑफ बर्बन। ठीक। इसके बाद हाउस यहाँ पे 3 सेंचुरीज़ तक एज अ कैडेट ब्रांच के रूप में काम करता है, सर्विंग एज नोबल्स अंडर द कैपेशियन किंग्स एंड वेलोइस किंग्स। ओके। बात करें अगर हम बर्बन किंग्स की तो हेनरी 4 से शुरुआत होती है। ठीक। हेनरी 4 के बाद लुइस 13 आते हैं, लुइस 13 के बाद लुइस 14 आते हैं, लुइस 15 और फिर लुइस 16। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो है लुइस 16, और लुइस 16 वाज नॉट द सन ऑफ लुइस 15। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है, लुइस 15 जो है इनके ग्रैंडफादर हैं। ठीक। इनके फादर की डेथ हो जाती है, जिनका नाम था डाउफिन, लुइस डाउफिन, उनकी डेथ हो जाती है। तो उसके बाद अगले राजा जो है सीधे लुइस 16 बनते हैं यहाँ पे। ठीक है। स्टॉर्मिंग ऑफ बैस्टाइल, यहाँ से हमारी एनसीईआरटी में चैप्टर की शुरुआत होती है, तो इसको पहले हम समझेंगे। दिस इज़ अ सीन ऑफ स्टॉर्मिंग ऑफ बैस्टाइल दैट इज़ शोन इन एनसीईआरटी बुक। बात करते हैं इस इंसिडेंट की, तो भाई मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 की बात है। पेरिस जो था इट वाज इन स्टेट ऑफ अलार्म। ठीक। किंग ने यहाँ पे ट्रूप्स को कमांड दे रखा था टू मूव इनटू द सिटी। इसके अलावा र्यूमर्स स्प्रेड हो रखे थे कि भाई ओपन फायर का ऑर्डर हो रखा है सिटीजन्स के ऊपर। तो लगभग 7,000 लोग यहाँ पे जो है इकट्ठे हो जाते हैं टाउन हॉल के सामने, और एक पीपल्स मिलिटिया बना लेते हैं। पीपल्स मिलिटिया मतलब मिलिटेंट ग्रुप टाइप अपने आप को ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं फ़ाइट करने के लिए। ये लोग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में एंटर कर जाते हैं इन सर्च ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन वगैरह की तलाश में। फाइनली इन्हीं में से कुछ लोग जो है ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी की तरफ मूव करते हैं, और फोर्ट्रेस प्रिजन जो हुआ करता था बेस्टाइल, उसमें एंटर कर जाते हैं। वहाँ पे उन्हें लगता है कि खूब सारा एम्यूनिशन वगैरह उन्हें मिल जाएगा, जो कि होर्डेड पहले से होगा, उसको लूट लेंगे। ठीक है। इसके बाद वहाँ पे एक आर्म फाइट देखने को मिलती है इन लोगों के बीच में। ठीक। जिसमें जो कमांडर थे बेस्टाइल के वो मारे जाते हैं, और जो प्रिजनर्स थे यहाँ पे उनको छुड़ा दिया जाता है, जो कि सिर्फ 7 प्रिजनर्स वहाँ पे थे। ठीक। बेस्टाइल वॉज एक्चुअली हेटेड बाय ऑल, सभी लोग इससे नफरत करते थे, क्योंकि ये जो किंग की डेस्पोटिक पावर है उसको सिंबलाइज़ करता था। ठीक। फोर्ट्रेस को यहाँ पे डिमोलिश कर दिया जाता है, और उसके जो स्टोन फ्रैगमेंट्स होते हैं उनको मार्केट में बेचा जाता है, और लोग इन्हें ख़रीदते हैं टू कीप एज अ सोविनियर मीन्स एक पीस ऑफ रिमेम्बरेंस के रूप में रखने के लिए। बात करेंगे यूनिट 1 की, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। ठीक है। इसकी बात करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रो ले लेंगे लुइस 16 का। तो लुइस 16 वाज द लास्ट किंग ऑफ फ्रांस
बिफोर द फॉल ऑफ मोनार्की ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन। बर्बन डायनेस्टी को ये बिलोंग करते हैं। ही वॉज द सन ऑफ डाउफिन ऑफ फ्रांस, लुइस डाउफिन जो थे उनके बेटे थे ये, जो कि एक्चुअली में ही वॉज द सन एंड अपेरेंट हायर ऑफ किंग लुइस 15 के बाद अगले राजा इनको बनना था, बट इनकी डेथ हो जाती है 1765 में। तो इसके लिए इनकी जगह पे लुइस 16 जो है यहाँ पे राजा बनते हैं। ठीक है, 1774 में लुइस 16 जो है यहाँ पे ही असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस, और अपॉन असेंशन ऑफ थ्रोन ही गॉट मैरिड टू ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट। 20 साल की उनकी एज थी उस समय। ठीक है, जब when he ascended the throne at that time he found an empty treasury. So what are the reasons behind empty treasury, ये भी हमसे अलग से पूछा जाता है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक, द वेरी फर्स्ट रीज़न इज़ लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर, जिसमें फ्रेंच रूलर्स ने पार्टिसिपेट किया, चाहे वो लुइस 14 हो, 15 हो, 16 हो, सभी ने किसी न किसी वॉर के अंदर पार्टिसिपेट किया, जिसकी वजह से एक फाइनेंशियल बर्डन यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। दूसरा, हाई कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ पैलेस ऑफ वर्सलीस और कोर्ट के मेंटेनेंस पे बहुत सारा खर्चा करना। तीसरी बात, लुइस 16 ने भी यहाँ पे 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को इंडिपेंडेंस गेन करने में हेल्प की ब्रिटेन से, तो उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, जिसकी वजह से इनके ऊपर कर्जा और बढ़ जाता है। दिस वॉर एडेड डेप्ट एंड जो लेंडर्स थे दे बिगिन चार्जिंग हाई इंटरेस्ट ऑन द लोन्स दैट दे हैड गिवन। ठीक, अपने रेगुलर एक्सपेंसेस को मीटअप करने के लिए जैसे बात करें अगर हम कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द आर्मी, कोर्ट या गवर्नमेंट ऑफिसर्स, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, अब इनके पास एक ही रास्ता बचा था भाई कि टैक्सेस को बढ़ाया जाए। ठीक है, अब बात करेंगे हम फ्रेंच सोसाइटी की। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फ्रेंच सोसाइटी जो थी वो 3 स्टेट्स में बटी हुई थी, जिसमें से फर्स्ट स्टेट क्लर्जी कही जाती है, सेकंड स्टेट नोबिलिटी कही जाती है, थर्ड स्टेट जो है वो आपकी कॉमन्स कहे जाते हैं, जिसमें बिग बिजनेसमैन, मतलब इसमें भी 2 सेक्शंस हैं, एक थोड़ा सा रिच एंड प्रॉस्परस है और एक बहुत ही ज़्यादा जो है गरीब है, अंडर प्रिविलेज है। ठीक है, इसी का डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फ्रेंच सोसाइटी जो थी 3 क्लासेस में या स्टेट्स में बटी हुई थी, जिसमें से फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, सेकंड स्टेट नोबिलिटी और थर्ड स्टेट में कॉमन्स आते हैं। ठीक है, पीजेंट्स, मिडिल क्लास, मर्चेंट या प्रोफेशनल्स आते हैं। फर्स्ट और सेकंड स्टेट जो थी ये प्रिविलेज क्लास कही जाती है, इनके पास ज़्यादातर ज़मीनें हैं। ठीक है, और भले ही इनकी आबादी बहुत कम है, पॉपुलेशन बहुत कम है, बट सारे इंपॉर्टेंट पोस्ट जो हैं इनके पास रहते हैं। ठीक, एंड दे वर ऑल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एनी टैक्सेस, इनको कोई टैक्सेस भी नहीं पे करने पड़ते हैं। चर्च भी यहाँ पे जो है अपना शेयर ऑफ टैक्स वसूलता है, जिसे टिथीस कहा जाता है पीजेंट से। इसके अलावा सारे जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स हैं वो कई सारे टैक्सेस पे करते हैं गवर्नमेंट को। ठीक है, स्टेट को। इसमें कई डायरेक्ट टैक्सेस हैं, जैसे कि टेल है, या नंबर ऑफ़ इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे कि एवरीडे जो आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे हैं उनके कंजम्पशन पे, जैसे सॉल्ट एंड टोबैको के कंजम्पशन पे टैक्स लिया जाता है। थर्ड स्टेट के पास कोई प्रिविलेजेस नहीं है, हेविली टैक्सड हैं ये लोग। ठीक है, इनको जेल में भी डाल दिया जाता है अगर ये टैक्सेस पे नहीं कर पाते हैं। ठीक है, पीजेंट्स को यहाँ पे जो है कंपलसरी अनपेड सर्विसेज यहाँ पे परफॉर्म करनी होती हैं। मर्चेंट्स और प्रोफेशनल्स जो हैं मिडिल क्लास के, उन्हें सोशल इक्वालिटी नहीं मिलती है, पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलते हैं। तो इस तरह का यहाँ पे फ्रेंच सोसाइटी में इनइक्वालिटी का दौर चल रहा था। ठीक है, अब बात करेंगे अगले टॉपिक की, जो कि हमारा सब्सिस्टेंस क्राइसिस। ठीक है, तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। तो इट इज़ एन कह सकते हैं कि एक एक्सट्रीम सिचुएशन जिसमें जो बेसिक मीन्स हैं लाइवलीहुड के, दे बिकम इंडेंजर्ड। ठीक है, इसके पीछे क्या रीजंस हैं, कॉजेज़ ऑफ सब्सिस्टेंस क्राइसिस को अगर हम समझें तो भाई जो पॉपुलेशन है फ्रांस की 1715 में 23 मिलियन से लेकर के 28 मिलियन बढ़ जाती है 1789 में। इसकी वजह से, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से डिमांड फूड ग्रेन्स की बढ़ती है, बट प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। तो इस वजह से जो प्राइस थे फूड ग्रेन्स के वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। यहाँ पे ज़्यादातर वर्कर्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे वो डेली वे लेबर के रूप में एम्प्लॉयड हैं, फिक्स वेजेस हैं उनके, बट वेजेस ऑल्सो कुड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइस। मतलब रेट ऑफ इन्फ्लेशन ज़्यादा है और वेजेस का इंक्रीमेंट उस लेवल पे किया नहीं गया, फिक्स रखे गए। तो इस वजह से जो गैप था रिच और पुअर के बीच में वो बढ़ता जा रहा था। सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती थी जब कोई ड्रॉट या हेल की वजह से हार्वेस्ट रिड्यूस हो जाता था। इसी से सब्सिस्टेंस क्राइसिस जैसी सिचुएशन देखने को मिलती थी, जो कि बहुत फ्रीक्वेंट था फ्रांस में उस समय पे। ठीक है, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट भी है जिसके थ्रू हम इसको समझ सकते हैं। तो बैड हार्वेस्ट लेड टू स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन्स, जिससे राइज इन फूड प्राइस देखने को मिलता है। इसका मतलब जो गरीब आदमी है वो अब खाना नहीं खरीद सकता, जिसकी वजह से फूड राइट्स और वीकर बॉडीज़ देखने को मिलती हैं। इसकी वजह से डिजीज़ और एपिडेमिक्स वगैरह फैलते हैं और इससे इंक्रीज नंबर ऑफ़ डेथ्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है,
अब बात करेंगे अगले टॉपिक की, जो कि है आपका ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस। तो इसके पहले तक जो भी कह रहा है कि इन द पास्ट पीजेंट्स एंड वर्कर्स हैड पार्टिसिपेटेड इन द रिवॉल्ट्स अगेंस्ट द इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड स्कार्सिटी, ठीक, बट उनके पास कोई यहाँ पे मीन्स या प्रोग्राम्स नहीं थे टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स जिससे कुछ बदलाव वो ला सकें सोशल इकोनॉमिक ऑर्डर में, ठीक है। तो जाहिर सी बात, अब यहाँ पे उस ग्रुप के ऊपर जिम्मेदारी आती थर्ड स्टेट के, जो थोड़ा सा प्रॉस्पेरस है, एजुकेशन है, उनके पास नए आइडियाज़, दे आर एक्सपोज टू न्यू आइडियाज़, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी आती है कि वो रिफॉर्मेशन लेकर के आएँ, सोसाइटी में बदलाव लेकर के आएँ। तो 18th सेंचुरी विटनेस द एमरजेंस ऑफ सम ऐसे ही सोशल ग्रुप्स का एमरजेंस यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसे हम मिडिल क्लास कहते हैं, ठीक है, हु अर्न देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड, एक्सपैंडिंग ओवरसीज ट्रेड, या फिर मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स से जिन्होंने वेल्थ गेन कर रखी थी, ठीक है। ऑल ऑफ दीज, सभी इनमें ये सभी लोग एडुकेटेड हैं और इनका मानना है कि भाई कोई भी सोसाइटी में कोई प्रिविलेजेस बाय बर्थ लोगों के पास नहीं होने चाहिए, ठीक है। सोशल जो पोजीशन होनी चाहिए, इट मस्ट डिपेंड ऑन मेरिट, ठीक है। These ideas envisaging a society based on freedom and equal laws and opportunity for all, these were also put forward by the philosophers such as John Locke, Rousseau वगैरह। जो philosophers थे वो भी इस प्रकार की सोसाइटी को यहाँ पे envisage करते थे, इमेजिन करते थे, सपोर्ट करते थे, जहाँ पे सभी को इक्वल राइट्स, अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल लॉज सभी के लिए हों, ठीक है। तो बात करेंगे आखिर रोल ऑफ फिलोसफर्स की, इनका क्या रोल रहा फ्रेंच रेवोल्यूशन को यहाँ पे प्रोवोक करने में या लोगों को मोटिवेट करने में, क्या रोल रहा, इसको समझेंगे, ठीक है। फिलोसफर्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा फ्रेंच रेवोल्यूशन में, ठीक है। दे प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन विद देयर रेवोल्यूशनरी आइडियाज़। इन्होंने इंस्पायर करने का काम किया लोगों को, फ्रांस के लोगों को, और उन्हें मोटिवेट किया, प्रिपेयर किया टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस, ठीक है। द आइडियाज़ ऑफ दीज फिलोसफर्स वर डिस्कस्ड इंटेंसिवली इन द सलून्स एंड कॉफ़ी हाउसेस, मतलब जहाँ पे भी गैदरिंग्स वगैरह होती थी लोगों की, वहाँ पे इनके आइडियाज़ को डिस्कस किया जाता था। द आइडियाज़ वर ऑल्सो स्प्रेड थ्रू न्यूज़पेपर्स एंड बुक्स। इसके अलावा इनको पढ़ा जाता था लोगों के बीच में, जो इलिटरेट पॉपुलेशन थी उनके बीच में उनके आइडियाज़ को पढ़ा जाता था, जिससे उन्हें मोटिवेट किया जा सके, इंस्पायर किया जा सके। तो ऐसे ही कुछ रेवोल्यूशनरी फ़िलासफ़र्स की हम बात करेंगे। जैसे सबसे पहले बात की गई है जीन जैकस रूसो की, तो इनके बारे में बताया गया दैट ही वाज बोर्न इन जेनोवा स्विट्ज़रलैंड, जहाँ पे अडल्ट मेल सिटीजन्स, वेयर ऑल अडल्ट मेल सिटीजन्स हैव अ राइट टू वोट फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो ये जो फीचर था यहाँ पे अडल्ट फ्रेंचाइज का, इससे काफ़ी ज़्यादा ये इन्फ्लुएंस थे, और इसका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस इनके जो भी वर्क्स थे, रिटन वर्क्स थे, उनमें देखने को भी मिलता है। ही ट्रैवल्ड इन फ्रांस एंड इटली एंड एजुकेटिंग हिमसेल्फ। अपनी शिक्षा जो के दौरान इनकी काफ़ी ट्रैवलिंग होती है फ्रांस और इटली वगैरह में। ही प्रपोज, इन्होंने गवर्नमेंट प्रपोज की दैट इज़ बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड द रिप्रेजेंटेटिव। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो इनकी बुक थी, ठीक है, उसकी ओपनिंग लाइन ही जो है उन्होंने लिखा है कि भाई मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेन। सो बहुत ही ज़्यादा थॉट प्रोवोकिंग ये लाइन है, ठीक है, जिसमें फ्रीडम का जो आइडिया है उसको इन्होंने उस पर एम्फेसाइज बेसिकली इन्होंने किया है, ठीक है। जॉन लोकी की बात करें तो जॉन लोकी जो हैं एक इंग्लिश फ़िलासफ़र हैं, फिजिशियन हैं, और इनको जो है सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थिंकर माना जाता है, एनलाइटनमेंट थिंकर माना जाता है। इवन इनको जो है फादर ऑफ लिबरलिज़म भी कहा जाता है, ठीक। इनकी जो राइटिंग्स हैं इन्होंने वोल्टेयर और रूसो वगैरह को इंस्पायर किया, ठीक। इनकी बुक है टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, उसमें इन्होंने क्या किया है भाई, ही सॉट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ डाइवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द किंग, ठीक है। जो फ्रेंच रूलर्स थे जिस थ्योरी को मानते थे, जो डाइवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द किंग है, इसको मानते थे, दे कंसीडर्ड देमसेल्फ एज द इनकारनेशन ऑफ गॉड ऑन अर्थ, या जो भी वो करते हैं वो सही करते हैं। तो इस थ्योरी को इन्होंने गलत ठहराया, नकारा एक तरीके से, ठीक है, तो इसका क्रेडिट इन्हें जाता है। मॉन्टेस्क्यू की बात करें तो स्पिरिट ऑफ लॉज नाम से इनकी बुक है, जिसमें इन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर की बात की है बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये जो डिवीजन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट आता है वो मॉन्टेस्क्यू की तरफ से आता है, ठीक। कह सकते हैं ही इज़ द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जिसको कई सारी कॉन्स्टिट्यूशंस ने बाद में इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। बात करेंगे यूनिट 2 की, द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, ओके। तो आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन की शुरुआत एक्चुअली में होती है मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल की जो मीटिंग होती है वहाँ से शुरुआत होती है, ठीक। अब ये मीटिंग क्यों बुलाई जाती है, क्या पर्पस था, क्या घटना घटित होती है यहाँ पे, इसको हम समझेंगे, ठीक है। तो कह रहे हैं भाई, इन फ्रांस ओल्ड रिजाइम द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज द टैक्सेस, जैसा कि हमने पढ़ा था, बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दैट फ्रांस वॉज फेसिंग, है ना।
इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था टैक्सेस बढ़ाने के अलावा। पर प्रॉब्लम ये भी थी कि मोनार्क यहाँ पे जो है अकेले टैक्सेस नहीं इम्पोज कर सकता था, ठीक है। ही हैड टू कॉल द मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल, जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी, ठीक है, एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें तीनों ही स्टेट्स के मेंबर जो थे, रिप्रेजेंटेटिव जो थे, मौजूद होते थे, ठीक है। तो भाई 5 मई 1789 को लुइस 16 ने यहाँ पे स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई ताकि कुछ नए टैक्सेस का प्रपोजल वहाँ पे पास कराया जा सके, ठीक। फर्स्ट और सेकंड जो स्टेट थे उनके 300 रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे होते हैं हु आर सीटेड इन द फ्रंट रोज ऑफ, जो फ्रंट सीट्स थे वहाँ पे बैठे हुए थे, जबकि जो 600 रिप्रेजेंटेटिव्स थे मेंबर्स से थर्ड स्टेट के, देवर मेड टू स्टैंड एट द बैक। थर्ड स्टेट was represented by the more prosperous and educated section of the society. Peasants, artisans and women, they were denied entry into the assembly. However, उनकी जो grievances थे, demands थे, ठीक, they were listed in 40,000 letters, जो थर्ड स्टेट के जो prosperous जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वहाँ पे, वो उन अपने साथ लेकर के आए थे। अब बात करते हैं कि आखिर स्टेट जनरल की मीटिंग को थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स थे वो बॉयकॉट क्यों करते हैं। तो जो ट्रेडिशनल तरीका था स्टेट जनरल में वोटिंग का, इट वाज बेस्ड ऑन ईच स्टेट, द प्रिंसिपल ऑफ ईच स्टेट हैड वन वोट, ठीक है। मतलब एक स्टेट का एक वोट काउंट किया जाता था। टोटल 3 स्टेट होते थे जिसमें से फर्स्ट और सेकंड स्टेट जाहिर सी बात है हमेशा मोनार्क के फेवर में वोट करते थे, तो इसलिए मोनार्क जो भी प्रपोजल पास कराना चाहता था वो बहुत आसानी से पास हो जाता था, ठीक है। तो इस बार भी लुइस 16 इसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना चाहते थे, बट इस बार थर्ड स्टेट के मेंबर्स ने यहाँ पे जो है भाई इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर दिया, इसके लिए डिनाई कर दिया कि वोटिंग जो है अब पुराने तरीके से नहीं होगी, अब ईच मेंबर वन वोट का प्रिंसिपल आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। किंग ने इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया थर्ड स्टेट के मेंबर्स की, तो भाई थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स थे उन्होंने यहाँ से वॉकआउट कर दिया, ठीक है, असेंबली का बॉयकॉट करके बाहर निकल गए, ठीक। अब आ जाते हैं हम फर्स्ट नेशनल असेंबली कैसे बनी और टेनिस कोर्ट ओथ के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो 20 जून को ये जो सारे जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे जिन्होंने स्टेट जनरल की मीटिंग को बॉयकॉट किया, अब ये लोग यहाँ से निकल करके जो ग्राउंड ऑफ वर्सलीज था उसका जो टेनिस कोर्ट था वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। उन्होंने वहाँ पे पहुँच के अपने आप को फर्स्ट नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया और उन्होंने यहाँ पे एक ओथ ली, दे स्वोर नॉट टू डिस्पर्स टिल दे हैड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस दैट वुड लिमिट द पावर्स ऑफ मोनार्क, ठीक है। ये यहाँ पे इनकी तरफ से ओथ ली जाती है। दीज पीपल वर हेयर, जो ये थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे, दे वर लेड बाय मीराब्यू एंड ABCS। मीराब्यू जो हैं ये एक नोबल फैमिली को बिलोंग करते हैं और इनका ऐसा मानना था कि भाई सोसाइटी जो है में फ्यूडल प्रिविलेजेस नहीं होने चाहिए। दूसरे जो ABCS हैं वो भी प्रीस्ट हैं, क्लर्जी सेक्शन को बिलोंग करते हैं, ठीक। इन्होंने एक इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट लिखा था व्हाट इज़ थर्ड स्टेट। तो इंटरेस्टिंग बात है कि भाई थर्ड स्टेट के मेंबर्स को के जो लीडर्स हैं या उनको जो लीड कर रहे हैं वो एक्चुअली में फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट को बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो हेयर वी कैन सी द इमेज ऑफ टेनिस कोर्ट ओथ, हाउ इट वाज टेकन, ठीक है। उसको यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक में, दैट इज़ टर्मोइल इन फ्रांस, ठीक। वाइल नेशनल असेंबली, जो ये नेशनल असेंबली हमारी पहली बनी थी, थर्ड स्टेट के मेंबर्स ने अपने आप को जब डिक्लेयर कर दिया टेनिस कोर्ट में फर्स्ट नेशनल असेंबली, इसके बनने के बाद चूँकि इन्होंने ये ओथ ली थी कि भाई वो नेशनल अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, तो नेशनल असेंबली वाज बिजी ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के काम में लग गए थे। जहाँ दूसरी तरफ फ्रांस में पूरी जो एक स्टेट ऑफ टर्मोइल देखने को मिल रहा था, पूरा सब कुछ मेस्ड अप हो गया था, ठीक है, आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो गई थी। तो ऐसा क्यों हुआ इसको समझते हैं। बिकॉज ऑफ सीवियर विंटर, भाई ठंड बहुत ज़्यादा होने की वजह से हार्वेस्ट रिड्यूस हो गया था, ठीक है, जिसकी वजह से प्राइस ऑफ ब्रेड यहाँ पे बढ़ जाते हैं। बेकर्स इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हैं और काफ़ी सारी जो ग्रेन्स वगैरह हैं उनकी होर्डिंग कर लेते हैं, ठीक है, स्टॉक पाइलअप कर लेते हैं, मेंटेन कर लेते हैं। घंटों यहाँ पे लाइन में बिताने के बाद जो गुस्साई हुई महिलाएं थीं, यहाँ पे फीमेल्स थीं, ठीक, दे हैव स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप्स। और एट द सेम टाइम उसी समय जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो किंग यहाँ पे ट्रूप्स को ऑर्डर करते हैं पेरिस जाने के लिए, मूव करने के लिए सिटी में, सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। अब आप कनेक्ट कर पाएंगे इसे, क्योंकि इसी के बाद स्टॉर्मिंग ऑफ बैस्टाइल वाली घटना होती है जिसकी शुरुआत NCERT में की गई है, ठीक है। तो मतलब storming of Bastille was not the beginning, that was one of the incident
ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, इसकी शुरुआत के पहले ये सब घटना घटित हो चुकी थी जो अभी तक हमने पढ़ी है। ठीक है, अब होता है स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल। ठीक है, इसके बाद 14 जुलाई को कह रहा है एजिटेटेड, जो गुस्साए हुआ क्राउड था वो यहाँ पे बेस्टाइल में एंटर कर जाता है और स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल वाला इंसिडेंट हमें देखने को मिलता है। रूरल एरिया में भी अगर हम देखें तो र्यूमर्स स्प्रेड हो रखे थे कि भाई जो लॉर्ड्स ऑफ मेनर हैं, ठीक है, लॉर्ड्स ऑफ मेनर जो हैं उन्होंने दे हैव हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेड्स यानी लठायत वगैरह हायर किए गए हैं टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स, किसानों की फसलों को बर्बाद करने के लिए यहाँ पे बैंड्स ऑफ ब्रिगेड्स हायर किए गए हैं। ठीक है, तो कॉट इन अ फ्रेंजी ऑफ फियर, मतलब इस जैसे ही उन तक ये खबरें पहुँचती हैं किसानों के पास तो भाई वो भी यहाँ पे पहले तो डरते हैं, बट बाद में अपनी क्रॉप्स को बचाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए वो लोग यहाँ पे प्रिपेयर हो जाते हैं। ठीक, जो भी चीज़ें उनके घरों में हथियार औजार मौजूद थे, होज, पिच फॉक्स वगैरह, ये सब वो इकट्ठे कर लेते हैं और अपने हाथों में लेकर के जो चैट्यूक्स है, कैसल है, उस पर अटैक कर देते हैं। ठीक, दे लूटेड होर्डेड ग्रेन एंड बर्न डाउन द डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ मैन्योरियल ड्यूज़। मैन्योरियल ड्यूज़ मतलब जो भी उनके ऊपर जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे जो उनसे फ़ीस लेते थे, उसी को मैन्योरियल ड्यू कहा जाता है। तो उसके जो रिकॉर्ड्स थे उनको, उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी यहाँ पे जला दिया जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, फ्रांस कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है इसके बाद हम बात करेंगे। तो भाई आफ्टर स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल या जो पीजेंट्स का रिवोल्ट रहा रूरल एरियाज़ के अंदर, इसके बाद पीपल या जो हाई प्राइस ऑफ ब्रेड के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट यहाँ पे पेरिस के अंदर लोग कर रहे थे। ठीक, बिकॉज ऑफ दिस वी कैन से फेस विद द पावर ऑफ हिज रिवोल्टिंग सब्जेक्ट्स। ठीक, जब जनता पूरी तरह से यहाँ पे खिलाफ हो गई थी राजा के, ठीक है, तो अब लुई 16 को यहाँ पे समझ में आ गया कि भाई वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा चीज़ों को। ठीक, तो दैट्स वाई फाइनली ही अकॉर्डेड रिकग्निशन टू नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली को रिकग्निशन उसने दे दिया और ये एक्सेप्ट कर लिया कि भाई उसकी पावर्स जो हैं अब he'll not exercise unlimited powers, his powers would be limited by the constitution जिसे नेशनल असेंबली के मेंबर्स ने फ्रेम किया है। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यहाँ पे लागू हो जाती है फ्रांस के अंदर। ठीक है, चेंजेस दैट आर इंट्रोड्यूस बाय द नेशनल असेंबली, पहली नेशनल असेंबली जो थी उसने क्या क्या चेंजेस यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए वो हमें बताया जा रहा है, इसको देख लेते हैं। सो ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 असेंबली ने एक ऑर्डर यहाँ पे पास किया जिससे फ्यूडल सिस्टम जो था उसको ख़त्म कर दिया गया। दूसरा, जो मेंबर्स थे क्लर्जी के उनको यहाँ पे फोर्स किया गया टू गिव अप द प्रिविलेजेस। टिथीज़ नाम का जो टैक्स उनसे कलेक्ट किया जाता था उसको अबॉलिश कर लिया गया और जो भी ज़मीनें चर्च के पास थी उनको कॉन्फिस्केट कर लिया गया। इसकी वजह से गवर्नमेंट को यहाँ पे 2 बिलियन लेवर का फ़ायदा होता है। ठीक है, अब आते हैं फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1791। जो कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने बनाया था उसके मेन फीचर्स क्या हैं। तो भाई नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। मेन ऑब्जेक्टिव था टू लिमिट द पावर्स ऑफ मोनार्क। इसके अलावा दीज पावर्स इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ वन पर्सन, नाउ दे विल बी सेपरेटेड एंड असाइन टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, यानी सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली को जिम्मेदारी दी गई कानून बनाने की जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत होती है डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन के साथ, जिसमें बहुत सारे राइट्स यहाँ पे सिटीजन्स के लिए लिखे हुए थे जिसके अंदर। ठीक है, अब बात करेंगे जो पॉलिटिकल सिस्टम डिज़ाइन किया गया था अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, उसको हम समझेंगे यहाँ पे। ठीक, तो इस फ्लो चार्ट के थ्रू हम समझ पा रहे हैं कि भाई जो पूरी पॉपुलेशन थी फ्रांस की, इट वाज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन जिनके पास वोटिंग राइट्स हैं, ठीक, और पैसिव जिनके पास वोटिंग राइट नहीं है। ठीक है, इसमें आते हैं वुमेन, चिल्ड्रेन एंड द यूथ बिलो 25 ईयर ऑफ एज। ठीक, एक्टिव सिटीजन्स मिल करके जो कि लगभग 4 मिलियन है, ठीक, ये वोट करके कुछ 50,000 इलेक्टर्स को चुनते हैं। इलेक्टर्स जो होते हैं हाईएस्ट टैक्स पेयर्स होते हैं वो होते हैं। ठीक है, और ये 50,000 इलेक्टर्स जो मिल करके आपस में 745 नेशनल असेंबली मेंबर्स को चुनते हैं। ठीक है, नेशनल असेंबली यहाँ पे एक कंट्रोल रखती है किंग के ऊपर, एग्जीक्यूटिव बॉडी के ऊपर, और एग्जीक्यूटिव बॉडी यानी किंग को एक वीटो पावर दे दी गई लेजिस्लेचर में, इसमें नेशनल असेंबली में। ठीक है, इधर एक और सिस्टम हम देख रहे हैं जुडिशरी की। अगर हम बात करें तो जुडिशरी को बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखा गया है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से। दैट इज़ डायरेक्टली जो जजेस हैं दे आर डायरेक्टली चूजन बाय
द एक्टिव सिटीजन्स, वोटिंग के थ्रू उनको चुना जाता है। इस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ पे डिज़ाइन किया गया था, ठीक है। इसी को हम थोड़ा और समझेंगे। पहले एक्टिव सिटीजन्स, पैसिव सिटीजन और इलेक्टर्स कौन है इसको समझ लेते हैं। पहले तो कह रहे हैं कि भाई सारे ही सिटीजन्स को यहाँ पे वोटिंग राइट नहीं दिए गए थे, ठीक। ये एक ड्रॉबैक था 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसका, ठीक। दूसरी बात, ओनली मैन अबाउट 25 ईयर ऑफ एज, सिर्फ एज ही नहीं, साथ में एक कंडीशन और है कि भाई दोज हु आर पेइंग टैक्सेस इक्वल टू 3 डेज ऑफ लेबरर्स वेज, 3 दिन के लेबर वेज के बराबर जो टैक्सेस पे कर रहे हैं उन्हें ही एक्टिव सिटीजन का स्टेटस दिया जाएगा, ठीक है। बाकी के जितने भी मेन हैं वुमेन हैं, देवर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन। एक इलेक्टर की अगर बात करें तो इलेक्टर बनने के लिए जो है भाई हाईएस्ट टैक्स पेयर होना चाहिए, तभी उसे इलेक्टर कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। अब बात करें डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन की, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये एक तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया गया था आपका 1791 का, उसकी शुरुआत डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन के साथ होती है, ठीक है। सो दिस पिक्चर इज़ पेंटेड बाय एन आर्टिस्ट ली बार्बियो 1790। फिगर यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, द फिगर ऑन द राइट रिप्रेजेंट फ्रांस एंड द फिगर ऑन द लेफ्ट सिम्बलाइजेज द लॉ, ठीक है। राइट हैंड साइड पे जो फिगर है वो फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो ये फिगर है, ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग लॉ, ओके। ड्रॉबैक्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। तो रेवोल्यूशनरी जो जर्नलिस्ट थे जीन पॉल मराट, उन्होंने कमेंट किया अपने न्यूज़पेपर में जिसका नाम था द फ्रेंड ऑफ पीपल, ठीक, कि भाई जो ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया नेशनल असेंबली के द्वारा, इसमें द टास्क ऑफ रिप्रेजेंटिंग द पीपल हैज़ बीन गिवन टू द रिच। एक्चुअली में तो ये पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो पॉलिटिकल सिस्टम इसने डिज़ाइन किया उसमें सिर्फ रिप्रेजेंटेशन जो है रिच सेक्शन का है। चाहे वो अगर हम बात करें एक्टिव सिटीजन की तो वो भी टैक्स पेयर्स हैं, वो भी रिच हैं, और जो इलेक्टर्स हैं वो तो उनसे भी ज़्यादा रिच हैं। दैट मीन्स पूरी तरह से ये जो बॉडी है किसका, रिच सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन कर रही है, ठीक है। तो ये एक कमेंट यहाँ पे इनके द्वारा किया गया। दूसरा, एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इसने नहीं दी है, सभी को वोटिंग राइट नहीं दिए हैं, ठीक है। वुमेन को यहाँ पे उनके एफर्ट्स को रिकग्नाइज़ नहीं किया गया, उनको पैसिव सिटीजन का स्टेटस दिया गया। तो ये ड्रॉबैक्स हैं जो पूछे जा सकते हैं। पॉलिटिकल सिंबल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ब्रोकन चेन, जो कि यहाँ पे फ्रीडम को सिंबलाइज़ करती है, द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री इसको सिंबलाइज़ करती है, आज़ादी को सिंबलाइज़ करती है। बंडल ऑफ रॉड्स एंड फीसेस जो कि यूनिटी को सिंबलाइज़ करता है, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, ठीक है, इसको सिंबलाइज़ करता है। आई विद इन ट्रायंगल जो है एनलाइटनमेंट को यहाँ पे सिंबलाइज़ करती है। सेप्टर जो है आपका रॉयल पावर को सिंबलाइज़ करता है। स्नेक बाइटिंग टेल एटर्निटी को रिप्रेजेंट करता है, दैट मीन्स समथिंग दैट हैज़ नॉट बिगिनिंग नॉट एंडिंग, ठीक है, एटर्निटी, है ना। रेड फ्राइजियन कैप जो है दैट इज़ बोर्न बाय स्लेव्स अपॉन बिकमिंग फ्री। ब्लू वाइट रेड ये आपके नेशनल कलर्स हैं फ्रांस के, ठीक है। विंग्ड वुमेन जो है पर्सोनिफिकेशन है लॉ का, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन है लॉ का विंग्ड वुमेन। लॉ टैबलेट जो है आपका वो ये दर्शाता है कि भाई लॉज आर सेम फॉर ऑल, एवरी वन इज़ इक्वल बिफोर लॉ। ये सब अभी जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, तो ये विंग्ड वुमेन यहाँ पे भी दिखाया गया था डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन में, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं आप राइट हैंड साइड में ये जो फिगर है विंग्ड वुमेन है, ये आपका लॉ को सिंबलाइज़ कर रही हैं, जबकि ये जो है दूसरी तरफ दिस फिगर इज सिंबलाइजिंग फ्रांस, ओके। अब आ जाते हैं यूनिट 3 में, फ्रांस अबॉलिशेज मोनार्की एंड बिकम्स रिपब्लिक, ठीक है। तो इसकी शुरुआत होती है एक रेवोल्यूशनरी वॉर के साथ। तो जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा था कि भाई लुईस 16 ने नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज़ कर दिया था, और नेशनल असेंबली ने बहुत सारे बदलाव यहाँ पे फ्रांस में इंट्रोड्यूस किए, ठीक है, एक पॉलिटिकल सिस्टम पूरा लागू कर दिया, ठीक है। बट अब इसके आगे की हम बात करेंगे। भले ही लुईस 16 ने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन कर दिया था, ठीक है, नेशनल असेंबली को रिकग्निशन दे दिया था, बट दैट वाज नॉट अ विलिंग एक्ट, है ना। वो अपने मन से उन्होंने नहीं किया था, अपनी इच्छा से नहीं किया था, आउट ऑफ द सिचुएशन कह सकते हैं, जो सिचुएशन उनके सामने थी उससे फोर्स होकर के उन्होंने ऐसा किया। सो ही एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ रशिया। किंग ऑफ रशिया के साथ उनकी बातचीत चल रही थी। ही वॉज प्लानिंग एन अटैक ऑन फ्रांस, ताकि दोबारा से अपनी एब्सोल्यूट जो पावर है उसको वहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकें, ठीक। रूलर्स ऑफ नेबरिंग कंट्रीज़ वर ऑल्सो वरीड अबाउट द डेवलपमेंट्स दैट वर टेकिंग प्लेस इन फ्रांस। फ्रांस में जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे थे उनको लेकर के आसपास के जो रूलर्स थे दूसरी कंट्रीज़ के, वो भी यहाँ पे परेशान थे।
उन्हें लग रहा था कहीं वैसे ही डेवलपमेंट्स उनके यहाँ भी ना होने लग जाएं, इसीलिए वो लोग यहाँ पे ट्रूप्स भेजने के लिए प्लान कर रहे थे, ठीक है, ताकि फ्रांस पे वापस से लुई 16 का कंट्रोल री इस्टाब्लिश किया जा सके, ठीक। पर इससे पहले ये सब कुछ हो पाता, नेशनल असेंबली ने यहाँ पे 1792 में वॉर डिक्लेयर कर दी प्रशिया और ऑस्ट्रिया के ख़िलाफ़, ठीक। थाउजेंड्स ऑफ वॉल्टियर्स यहाँ पे जुड़ जाते हैं आर्मी से, जो नेशनल असेंबली की आर्मी थी उसके साथ जुड़ जाते हैं, ठीक। उन्हें वो लोग इस वॉर को एक ऐसी वॉर के तरह से देख रहे थे, दैट इज़ द वॉर अगेंस्ट द किंग्स एंड एरिस्टोक्रेसी, वॉर ऑफ पीपल अगेंस्ट द किंग एंड एरिस्टोक्रेसी ऑल ओवर द यूरोप। इस तरह से इस वॉर को देखा जा रहा था। पेट्रियाटिक सॉन्ग मर्सलेज जो है यहाँ पे गाया जाता है, ठीक। दैट वाज कंपोज बाय पोएट रॉजेट D.L. आइजल, ठीक। चूँकि इसको पहली बार जो है जो वॉलंटियर्स थे मर्सलेस के उन्होंने ही गाया था, इसलिए इसका नाम यहाँ पे मर्सलेस रखा गया है, ठीक है। रेवोल्यूशन, एक स्टेटमेंट यहाँ पे आता है दैट रेवोल्यूशनरी वॉर ब्रॉड लॉसेज एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टी टू पीपल। हाउ वी आर सेइंग दिस, किस तरह से ये बात कही जा सकती है, इसको समझ लेते हैं। सो वाइल मेन वर बिजी फाइटिंग एट द फ्रंट, वुमेन वर लेफ्ट टू कोप विद द टास्क ऑफ अर्निंग द लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर द फैमिलीज। जाहिर सी बात है सारे ही जो मेल्स थे, ठीक है, वो रेवोल्यूशनरी वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो फाइट करने के लिए गए हुए थे, तो सारी जिम्मेदारी अब यहाँ पे जो घर में फीमेल्स थी उनके ऊपर आ चुकी थी, ठीक। लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वॉज कन्विंस, ज़्यादातर लोगों को ऐसा लग रहा था कि जो रेवोल्यूशन है इसको आगे कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1791 का, उसने पॉलिटिकल राइट्स जो हैं सिर्फ रिचर सेक्शन को दे रखे हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फ्रांस में बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स फॉर्म होने लगते हैं टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ठीक है, या किस तरह से उन्हें आगे क्या करना है, प्लान ऑफ एक्शन जो रहेगा उनका, ठीक, उसको डिस्कस करने के लिए। इसी में एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल क्लब काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाता है जिसका नाम है जैकोबिन, तो उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक। सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल जो क्लब रहा वो रहा जैकोबिन्स का, जिसका नाम एक फॉर्मर जो कॉन्वेंट हुआ करता था सेंट जेकब के नाम से पेरिस में, उसके नाम पे रखा गया था, ठीक। मेंबर्स तो जो थे जैकोबिन क्लब के वो लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन को बिलोंग करते हैं सोसाइटी के। इनके जो लीडर हैं वो हैं मैक्सिमिलियन रॉस्पियरे। एक बहुत बड़ा ग्रुप जैकोबिन्स का जो है यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउज़र्स पहनता था, ठीक है, डॉग वर्कर्स के जैसे और ये ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि वो अपने आप को अलग दिखाना चाहते थे जो फैशनेबल सेक्शन है सोसाइटी का उससे, जैसे कि नोबल्स से जो कि नी ब्रीचेस पहनते थे उनसे अलग दिखाने के लिए, ठीक है। जैकोबिन्स को सैंस क्यूलेट्स कहा जाता था इसीलिए क्योंकि ये लोग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउज़र्स पहनते थे, या दीज आर द पीपल हु आर कॉल्ड सैंस क्यूलेट्स, कहने का मतलब है दोज विदाउट नी ब्रीचेस, है ना। सैंस क्यूलेट यहाँ पे जो सैन क्यूलेट्स होते थे मेन, दे वोर इन एडिशन द रेड कैप, जो कि लिबर्टी को भी सिम्बलाइज़ करने का काम करती थी। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जैकोबिन्स को दिखाया गया है भाई लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउज़र पहने हुए, एक रेड कैप पहने हुए दिखाया गया है। एंड व्हाट काइंड ऑफ गेटअप वाज वोन बाय फीमेल्स, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फ्रांस बिकेम रिपब्लिक, किस तरह से फ्रांस रिपब्लिक बनता है इसकी बात कर लेते हैं। तो भाई समर 1792 जैकोबिन्स ने यहाँ पे एक इंसरेक्शन यानी कि अटैक प्लान किया, ठीक, ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पेरिसियंस हु आर एंगर्ड बाय, पेरिसियंस के साथ मिल करके, बहुत सारे पेरिसियंस के साथ मिल करके, जो कि पहले से बहुत गुस्सा था उन लोगों में शॉर्ट सप्लाईज़ को लेकर के, फूड स्कार्सिटी को लेकर के, हाई प्राइस ऑफ ब्रेड को लेकर के, फूड को लेकर के। सो ऑन द मॉर्निंग ऑफ 10 अगस्त, 10 अगस्त की सुबह जो है इन लोगों ने मिल करके जो पैलेस ऑफ ट्यूलरिस था उस पर अटैक कर दिया। किंग के गार्ड जो वहाँ पे थे उनको मार दिया जाता है और किंग को होस्टेज बना लिया जाता है। इसके बाद नेशनल असेंबली में यहाँ पे वोटिंग होती है और पूरे फैमिली जो रॉयल फैमिली के मेंबर्स थे उनको इम्प्रिजन कर लिया जाता है, ठीक। इलेक्शंस होते हैं दोबारा से और यूनिवर्सल यहाँ पे जो है मेल सफरेज ग्रांट किया जाता है, रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ, राइट टू वोट सभी को दे दिया जाता है, ठीक है। अब दोबारा ये सेकेंड नेशनल असेंबली बनती है भाई। ये जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली थी इसे कन्वेंशन कहा गया, सेकेंड नेशनल असेंबली जिसे हम कह रहे हैं, ठीक। 21 सितंबर 1792, ठीक, यहाँ पे मोनार्की अबॉलिश कर दी जाती है और फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया जाता है।
लुइस 16 वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय द कोर्ट ऑन द चार्जेस ऑफ ट्रेजन, क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रिया और रशिया के साथ मिल करके अपने ही देश पे हमला अटैक प्लान किया था, इसलिए उनके ऊपर ट्रेजन के चार्जेस लगाए जाते हैं। ठीक है, 21 जनवरी 1793 को इनको जो है पब्लिकली यहाँ पे फांसी दे दी जाती है, एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। ठीक, और जो क्वीन मैरी एंटोनेट थे उनके साथ भी ऐसा ही होता है कुछ समय बाद। ठीक, इसके बाद कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी बनती है। ठीक है, कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी क्या है पहले तो इसको समझ लेते हैं। तो कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी एक कमिटी है दैट वाज फॉर्म्ड बाय द नेशनल कन्वेंशन, ठीक है, विच फॉर्म द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड वॉर कैबिनेट ड्यूरिंग द रीन ऑफ टेरर। रीन ऑफ टेरर के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ पे जिम्मेदारी दी जाती है कि जो न्यूली फॉर्म्ड रिपब्लिक है उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी दी जाती है अगेंस्ट द फॉरेन एंड डोमेस्टिक एनिमीज़। ठीक है, रीन ऑफ टेरर की बात करते हैं तो भाई 1793 और 1794 का जो ये समय था इसको रीन ऑफ टेरर कहा जाता है फ्रांस के अंदर। ठीक, रॉसफियर, मैक्सिमिलियन रॉसफियर जो कि जैकोबिन क्लब के लीडर थे, ठीक, इनके हाथ में यहाँ पे पावर आ जाती है। ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल फ्रांस के ऊपर इन्होंने इस्टाब्लिश करने की कोशिश की और एक पनिशमेंट का दौर शुरू किया। हर एक व्यक्ति जिसे ये एनिमी के तौर पे देखते थे रिपब्लिक का, चाहे वो एक्स नोबल्स हों, क्लर्जी हों, इनकी खुद की पार्टी के मेंबर हों या दूसरी पार्टी के मेंबर हों, या कोई भी व्यक्ति जो इनके तरीक़ों से एग्री नहीं करता है उसे अरेस्ट किया जाता था, जेल में डाला जाता था और फिर उसका ट्रायल होता था। ठीक है, अगर कोर्ट यहाँ पे इन्हें गिल्टी पाता था तो उन्हें गुलेटिन कर दिया जाता था। ठीक, गुलेटिन क्या है इसको भी समझ लेते हैं। तो गुलेटिन भाई एक डिवाइस है जिसमें 2 पोल्स होते हैं और एक ब्लेड होती है। ठीक है, विद विच द पर्सन इज़ बीहेडेड, यानी सर उसका अलग कर दिया जाता है धड़ से। ठीक है, इसका नाम चूँकि इसके जो इन्वेंटर थे डॉक्टर गुलेटिन, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया था। रॉसफियरे परस्यूड हिज पॉलिसीज, इन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को इतना रिलेंटलेसली परस्यू किया कि इनके जो सपोर्टर्स थे वो भी इनसे मॉडरेशन की डिमांड करने लग गए। फाइनली ही वॉज ऑल्सो कन्विक्टेड बाय द कोर्ट इन 1794 और इनको अरेस्ट करके अगले ही दिन इन्हें भी गुलेटिन कर दिया जाता है। ठीक है, मीनवाइल क्या क्या लॉज यहाँ पे रॉसफियर की गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस किए गए जब इनका रूल रहा उस समय, तो उसकी बात कर लेते हैं क्योंकि अलग से भी हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको देख लेते हैं। रॉसफियरेज गवर्नमेंट इशूड लॉज, पहला तो जो लॉ था दैट वाज रिलेटेड टू प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग मतलब लिमिट ऑन वेजेस एंड प्राइजेस। ठीक है, दूसरा है मीट और ब्रेड की राशनिंग करना। तीसरा है पीजेंट्स को यहाँ पे फोर्स किया जा रहा था कि भाई जो ग्रेन्स हैं वो शहरों में लेकर के आएँ और गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किए गए प्राइजेस पे वो सेल करें। दूसरा जो वाइट फ्लोर हुआ करता था उसका यूज़ यहाँ पे फॉरबिडन कर दिया गया, उस पर रोक लगा दी गई। और प्लेन ब्रेड, इक्वालिटी ब्रेड जिसे कहा जाता था, उसको प्रमोट किया गया। ठीक है, इक्वालिटी जो है यहाँ पे फॉर्म ऑफ स्पीच के थ्रू भी और एड्रेस के थ्रू भी लाने की कोशिश की गई। ट्रेडिशनल जो मोन्सियर और मैडम कह के बुलाया जाता था यहाँ पे, उसकी जगह पे सारे ही फ्रेंच और मेन और वुमेन को यहाँ पे सिटोयन और सिटोइन जो है कह करके एड्रेस किया जाने लगा। इसके अलावा चर्चेज़ जो है यहाँ पे शट डाउन किए गए, उनकी बिल्डिंग्स को यहाँ पे बैरक्स और ऑफिसेज़ में कन्वर्ट किया गया। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज़ डायरेक्टली रूल्स ओवर द फ्रांस। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि भाई 1794 में जो है मैक्सिमिलियन रॉसफियर को यहाँ पे जो है कन्विक्ट करके उनका ट्रायल करा के उन्हें गुलेटिन कर दिया जाता है। तो इसके बाद आफ्टर द फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट, जो वेल्दियर मिडिल क्लास सेक्शन था सोसाइटी का, उसने यहाँ पे पावर अपने हाथों में ले ली। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा से बनाया गया और जिसमें जो नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शन था सोसाइटी का उसको वोटिंग राइट डिनाई किए गए। इसमें 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई गई इस डायरेक्टरी के अंडर में। ठीक है, इसी से डायरेक्टरी अपॉइंट होती थी, जो 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती थी, इससे डायरेक्टरी का अपॉइंटमेंट होता था। डायरेक्टरी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जिसमें 5 मेंबर्स होते हैं, इसलिए ऐसा किया गया। 5 मेंबर्स इसलिए रखे गए ताकि सारी पावर एक आदमी के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड ना रहे, जैसे कि जैकोबिन्स के अंडर में हुआ था। ठीक है, पर प्रॉब्लम ये थी कि भैया डायरेक्टर्स आपस ही में क्लैश अक्सर एक तो आपस में इनकी नहीं बनती थी और दूसरा ये लेजिस्लेटिव काउंसिल से भी क्लैश इनका होता रहता था, जिसकी वजह से इनको डिसमिस कर दिया जाता था। ठीक है, तो ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी डायरेक्टरी की, इसकी वजह से नेपोलियन को यहाँ पे मौका मिल जाता है राइज़ करने का। ठीक है, और आगे की कहानी
नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारा है कॉन्सुलेट सिस्टम। ठीक है, कॉन्सुलेट क्या है पहले तो इसको समझ लेते हैं। क्योंकि जो नेपोलियन आया तो नेपोलियन सीधे यहाँ पे एम्परर नहीं बन गया, उसने डायरेक्टरी के बाद कॉन्सुलेट सिस्टम लागू किया, और कॉन्सुलेट सिस्टम के बाद नेपोलियन ने अपने आप को यहाँ पे एम्परर डिक्लेयर किया था, तो उसके बारे में हम पहले जान रहे हैं। ठीक, कॉन्सुलेट वॉज अ टॉप लेवल गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस फ्रॉम द आफ्टर द फॉल ऑफ डायरेक्टरी। ठीक है, उसके बाद एक मिलिट्री कूप ऑर्गेनाइज़ किया जाता है नेपोलियन बोनापार्टे की तरफ से। ठीक है, जिसकी शुरुआत होती है 1799 में। ठीक है, और जो इसका रूल है वो लगातार चलता है, मतलब कॉन्सुलेट का जो टाइम है वो 1804 तक चलता है। ठीक है, इस पीरियड में नेपोलियन जो बोनापार्टे थे वो अपने आप को फर्स्ट कॉन्सल डिक्लेयर करते हैं। देखिए, जैसे कि डायरेक्टरी एक 5 मेंबर की एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, वैसे ही कॉन्सुलेट एक 3 मेंबर की एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, जिसमें 3 कॉन्सल्स हुआ करते थे। जैसे वहाँ 5 डायरेक्टर्स हुआ करते थे, वैसे यहाँ पे 3 कॉन्सल्स हुआ करते थे। ठीक है, इसमें से सबसे फर्स्ट कॉन्सल नेपोलियन खुद था। ठीक है, और उसने कई सारे यहाँ पे रिफॉर्म्स किए। ठीक है, अपने आप को रूलर डिक्लेयर करने के पहले। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कॉन्सुलेट बोनापार्टे कंसोलिडेटेड हिज पावर, अपने आप को उसने मजबूत बनाया, और स्लोली धीरे धीरे उसने एक अथॉरिटेरियनिज्म की पॉलिसी को अडॉप्ट करना शुरू किया। ठीक, और कॉन्सुलेट को ख़त्म करके 1804 में उसने अपने आप को यहाँ पे एम्परर डिक्लेयर कर दिया फ्रांस का। ठीक है, उसके बाद एम्परर बनने के बाद ही सेट आउट टू कॉन्कर, उसका जो सपना था पूरे यूरोप को जीतने का, पूरे यूरोप में फ्रांस को सबसे बड़ी पावर बनाने का, उस पर उसने काम करना शुरू कर दिया। ठीक, जो भी दूसरी डायनेस्टीज़ थी, किंगडम्स थी, उनको यहाँ पे एक्वायर करना, कॉन्कर करना शुरू कर दिया। ठीक है, और हर जगह उसने अपनी फैमिली मेम्बर्स को यहाँ पे इम्पोज़ किया। ठीक है, नेपोलियन अपने आप को एक मॉडर्नाइज़र के रूप में देखता था यूरोप का। उसने बहुत सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर। ठीक है, या इनिशियली बहुत सारे लोग जो थे वो ये नेपोलियन को एक लिबरेटर के रूप में देखते थे, दैट इज़ हु इज़ गोइंग टू ब्रिंग फ्रीडम फॉर देम, बिकॉज जो रिफॉर्म्स उसने इंट्रोड्यूस किए थे वो काफ़ी अच्छे थे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो उसने इंट्रोड्यूस किए थे वो बहुत अच्छे थे, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे इसको एक लिबरेटर के रूप में देख रहे थे। बट जल्दी ही जो एक एंथुजियाज़म था लोगों के अंदर, ठीक है, नेपोलियन को लेकर के या फ्रेंच आर्मी को लेकर के, वो हॉस्टिलिटी में या एक बदल जाता है और इन्हें एक इन्वेडिंग फोर्स के रूप में देखा जाने लगता है। उसके पीछे कई रीज़न्स थे, जैसे इन्होंने जो भी टेरिटरीज़ एक्वायर की, जीती, कॉन्कर की, वहाँ पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, सेंसरशिप बढ़ा दी, ज़बरदस्ती यहाँ पे फ्रेंच आर्मी में लोगों को भर्ती किया जाने लगा। तो इन सब रीज़न्स की वजह से जो लोग नेपोलियन को पहले पसंद कर रहे थे, लिबरेटर के तौर पे देख रहे थे, वही लोग अब इनको जो है एक इन्वेडिंग फोर्स के रूप में देखने लग गए। फाइनली ही वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वाटरलू 1815, जैसे कि हमारी एनसीईआरटी बुक में बताया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ पे हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। जो आपका यूनिट 4, 5, 6 है वो आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। थैंक्स अगेन, दैट्स ऑल फॉर नाउ।